खबरें में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और कुछ मौजूद मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे, मगर रन डाउन। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई 2 हफ्तों के लिए। इस पर क्या रिएक्शन होगा और क्या कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा? पीपल्स पार्टी पर दबाव है। हमारे साथ एक अहम और मरकजी रहनुमा होंगे पीपल्स पार्टी के, उनसे पूछेंगे क्या काबीना में शिरकत का कहीं कोई फैसला है या यही नुक्ता नज़र रहेगा। और फिर साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह साहब ने वजारत लेने से माजूरी का जो है इजहार किया। और फिर आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ये कहना है पीएम साहब का। और ये प्राइवेटाइजेशन कहाँ लेके जाएगी, और इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी रवायती तौर पर इसके खिलाफ रही। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पीटीआई मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, निसार अहमद खोड़ो साहब। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ। ये पाबंदी लग गई बानी पीटीआई से मिलने की और भी लोग जो उस जेल में मौजूद हैं, कि ये क्या समझते हैं कि, और कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो हम ये समझें कि जाहिर है उनकी प्रोटेक्शन जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी है, या आपकी पार्टी इसे कैसे देखती है? मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप आई एम श्योर आप लोग सारों ने देखा होगा कि सेंट्रल जेल या अडियाला या इस किस्म के जो जेल होते हैं, इनके 2 या 3 हिसार होते हैं। एक बाहर आउटर गेट होता है, उसके बाद एक इनर गेट होता है, उसके बाद अंदर जाके कंपाउंड होता है, और उस कंपाउंड के अंदर बाकी चीजें होती है। तो एक किस्म के आपके 3 मुख्तलिफ लेवल्स को आपने क्रॉस करना होता है। अगर ये लोग इतने निकम्मे हैं कि ये लोग उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं चीज के? ठीक है, मेरे लिहाज से ये सिर्फ बहाना है। दे डोंट वांट कि इमरान खान किसी से मिले। उनको इस बात से डर लगा हुआ है कि इमरान खान लोगों से मिलता है, वो अपनी हिदायत देता है। अब ये देखें, मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले एक शख्स की नफरत में उसको एक दूसरे मुल्क के साथ मिलके उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टाया है। फिर आपने उसकी पार्टी को सिंगल आउट करके उन लोगों को मतलब 25 मई ऑनवर्ड्स, 2022 ऑनवर्ड्स, वो जब भी निकलते थे उनके ऊपर आंसू गैस, ये तशद्दुद, मार पीट, सारा कुछ। तो जब उसके बाद फिर ठीक है, मान लिया कि जो 9 में था उसमें गलत हुआ था, लेकिन उसका अगर उसमें गलत हुआ था तो आप लोग उसका ट्रायल कर रहे हैं। साल होने को आ रहा है, न ट्रायल हो रहा है, न किसी को बाहर निकाल रहे हैं, न किसी के एक के ऊपर अगर कोर्ट बेल देती है तो दूसरे केस में अंदर कर देते हैं, दूसरे को बेल देते हैं, तीसरे में कर देते हैं। हर एक के ऊपर 10-10, 15-15 केसेस किया, और फिर वो बताते भी नहीं है। मतलब अगर मेरे ऊपर केस है तो 2 केस मुझे बता देंगे, बाकी के 5-6 नहीं बताएंगे। जब मैं इससे फारिग होगा तो वो निकाल देंगे, और अगर कोई होगा तो किसी नामालूम अफराद जो किसी और के ऊपर केस होगा उसमें नामालूम अफराद में मेरा नाम डाल के उसको फिर कर देंगे। तो इस लिहाज से ये जो चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। ये एक ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जिसमें यू कैन एक्चुअली स्क्वॉश एनी पार्टी। अच्छा मोहम्मद साहब, मैं इससे पहले कि खोड़ो साहब की खिदमत में हाजिर हूँ, मैं एक कलीमा खान साहब का शार्ट सुनवाता हूँ आपको, क्विक कमेंट, और फिर खोड़ो साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी सुनाएं जी जल्दी से। एक तो मैंने बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे। इसी किस्म के पैगाम है। जी योर कमेंट मोहम्मद साहब। देखिए, अब ये तो अलीमा साहिबा उसके ऊपर एक्सक्यूज मी रोशनी जरा ज्यादा डाल सकेंगी, लेकिन यही अब आप खामोशी से बैठो और आप कोई लोगों को हिदायत ना दो, कुछ ना करो, बिल्कुल वो कर लो। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं खोड़ो साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन से मैं ये मुतालबा करूंगा, उन लोगों ने ये सारी चीजें लेट 1970s में झीली है और फिर अपने एक लीडर को खोया भी है। तो आई एम श्योर दे वुड बी एबल टू रियली फील दैट थिंग। अगर उसके बावजूद भी ये लोग सिंपल ये कहते थे कि नहीं आप अदालत जाओ, तो अदालत ने ही तो इनके लीडर को सजा दी थी ना, और कत्ल किया था, सो कॉल्ड वो है, और इस दफा प्रूव हो गया है। अब ये वही चीजें हो रही है ना, ये वही सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने उनको उनकी बात नहीं सुनी थी, उनको किया था। फिर जिस तरीके से, अच्छा द ओनली डिफरेंस इज कि जब इनके ऊपर एक किस्म की सख्ती आई थी तो 48 में से 3, 4, 5 रह गए थे, बाकी
और वो काफी सॉलिड बंदे थे वो जो रह गए थे उस लिहाज से। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ है कि जब उनके ऊपर सख्त टाइम आया है, उन लोगों ने इलेक्शंस के थ्रू द लार्जेस्ट पॉलिटिकल मैं जरा खोड़ो साहब की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि आपने खोड़ो साहब पर भी ये सवाल डाला है और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने जितना सफ़र किया है वो हम सब जानते हैं, मगर मैं अपना सवाल बखर करता हूं। स्टील मिल पे बाद में आऊँगा, उसकी प्राइवेटाइजेशन पे। मगर खोड़ो साहब, अभी जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में इस स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा खोया है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। इस पर आपका क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जनाब खोड़ो साहब? सर, मैं समझता हूं कि एक कैदी है और कैदी को मिलने की ख्वाहिश होती है लोगों के साथ। इस कैदी ने अपने लिए दरखास्तें भी की हैं अपीलों की सूरत में कि मुझे रिकंसिडर किया जाए। वकीलों से मिलना, मैं समझता हूं उनको मिलना चाहिए। वैसे भी जिनको सज़ा हुई होती है उनके लिए वकील तो हो सकता है, मुनासिब बात होती है, और फैमिली मेंबर्स भी मुनासिब बात होती है। अब फैमिली मेंबर्स में उनकी बेगम साहबा तो अलग से जेल में हैं, उनकी बहन है ज़रूर जो उनसे मिलती रहती हैं। ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कदगन लगनी चाहिए कि उसे मिलने से रोका जाए। मैं समझता हूं कि हम क्या महसूस करते थे जब भुट्टो साहब अंदर होते थे। जब भुट्टो साहब अंदर होते थे तो अपने घर वालों के साथ भी उसकी मुलाकात बड़ी लिमिटेड सी होती थी, और वकील भी इसी तरह से लिमिटेड से मिलते थे। इसमें आप थोड़ा देख लें कि कानून क्या इजाज़त देता है कि अगर कोई प्रिजनर है तो दूसरी बात है, अगर कोई कन्विक्ट है तो उसकी क्या बात है, और कन्विक्ट को कितनी इजाज़त होती है मिलने मिलाने की, और एक सिर्फ अंडर ट्रायल प्रिजनर हो तो उसको कितनी सज़ा इजाज़त मिलती है मिलने मिलाने की। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ मुलाकातें बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी ये ज़रूर बात है कि इमरान साहब खुद अपने लिए खबरें लगवाते रहे कि मुझे जेल में थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। अब जेल में लाइफ थ्रेट का जिक्र उन्होंने खुद किया है, हम लोगों ने नहीं किया। और वो क्या असबाब थे कि वो कहते कि मुझे जान का ख़तरा है जेल में, वो क्यों कहते थे उसकी तरफ भी ज़रा देखा जाना चाहिए कि खुद कहते थे और अब अगर हुकूमत कह रही है तो आप उसको गलत बता रहे हैं। ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनका बयान पढ़ा था कि जी जेल में ख़तरा है। जी खतरा। अच्छा मोहम्मद साहब, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड या मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जो इमरान खान ने या जो अलीमा खान ने या जो बाकी लोगों ने जो उनकी लाइफ के लिहाज से थ्रेट की बात की थी, वो किसी टेररिस्ट से नहीं थी, वो जेल के अपने लोगों से थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से थी। वो ये खतरा था कि जो उनके पास सिम्टम्स आ रहे थे कि पेट में थोड़ा बहुत वो मरोड़, वो बड़ा हेल्दी रहने वाला बंदा है, वो उनमें से नहीं है जो लेटा हो, जो व्हील चेयर पे जाए, जो इधर उधर जाए, वो बड़ा हेल्दी आदमी है, वो माशाल्लाह। वो 27 साल के बच्चे से ज्यादा उसकी बोन डेंसिटी और ज्यादा अच्छे तरीके से वो सारी चीजें कर लेता है। उसके पेट के जो बीमारी थी वो, फिर उसकी आंखों का, फिर उसके जो मसूड़ों के अंदर है, ये सारी चीजें बाज दफा अगर आप एक एज अ डॉक्टर देखें ना तो ये पॉइंट आउट करती हैं। मे बी मर्करी पॉइजनिंग और स्लो पॉइजनिंग होती है, मे बी इस किस्म की चीजें होती हैं जो जिसको चेक करना चाहिए। तो उस लिहाज से वो उस चीज के बारे में कह रहे थे। इट वाज नॉट अबाउट कि कोई टेररिस्ट आके उनको मार देगा या कोई वो चीज हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड कि खोड़ो साहब जैसे जो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस के उन्होंने कहा है कि ही कैन अंडरस्टैंड। और अच्छा, अब उसमें वो ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कन्विक्ट और जो प्रिजनर है उसमें वो थे, हर एक प्रिजनर का राइट होता है। उनको 2 दिन दिए हुए थे कि थर्सडे एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे को उनकी मुलाकात होती है, तो उस दिन लोग चले जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेकर जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं जाते कि विलेज जाते हैं। चलिए ठीक, आपका रिस्पांस आ गया, आपका रिस्पांस आ गया मोहम्मद साहब। जी देखिए, मैं गुजारिश करूं सर, जी प्लीज सर, मैं गुजारिश करूं
जी खोड़ो साहब। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा कन्विक्ट और प्रिजनर में कोई फर्क है या नहीं है, मैंने इस कार्य में बोला था। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा था कि ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो पॉजिटिव बात की आपने, खोड़ो साहब ने तो पॉजिटिव बात की खोड़ो साहब ने। मैंने फेयर बात की कि उसके मुलाकातों पे पाबंदी होने का तुक समझ में नहीं आया। ये तो महमूद साहब हमने सुना बात कि देखिए जब कोई कैद में होता है ना, जब कोई कैद में होता है तो फिर वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उसकी हिफाजत करना भी, उसकी जान बचाना भी। कोई अगर स्लो पॉइजनिंग कर रहा है तो उनके लिए अपना कुक होता होगा या अपने घर से खाना आता होगा, कुछ इस तरह की बात है। लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान के ज़माने में नवाज शरीफ जेल में थे और नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा प्लेटलेट्स गड़बड़ हो गया है, और प्लेटलेट्स के लिए उन्होंने टीमें भेजी, उन्होंने ये भेजा, उन्होंने भेजा, अल्टीमेटली उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। तो ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि उसका ख्याल रखा जाए, उसकी कोई बीमारी हो तो इलाज किया जाए, अस्पताल भेजा जाए, बिल्कुल नहीं तो डॉक्टर लाया जाए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा खोड़ो साहब, थोड़ा सा मैं आपकी पार्टी की तरफ और आपकी, मैं कोलिशन तो कह नहीं सकता क्योंकि आईनी ओहदों पे आप मौजूद हैं और आपने एक लिहाज से मदद की इस गवर्नमेंट को इन प्लेस करने में, मगर यू आर नॉट इन द कैबिनेट। एक तो ये फरमाइए कोई कैबिनेट में मुस्तकबिल करीब में आने का, क्योंकि PMLN की बड़ी ख्वाहिश है कि आप आएँ, इसका हिस्सा बने, नंबर एक। नंबर दो, कुछ पॉलिसीज़ ये गवर्नमेंट ऐसी परस्यू कर रही है कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी, ये PPP, उसकी एक बैकग्राउंड है, और ये जो स्टील मिल है ये एक बहुत बड़े कारनामों में से एक कारनामा था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो अब ये मतलब बिक जाएगी, और ये इस पॉलिसीज़ को आप सपोर्ट करेंगे या एहतजाजन इस हुकूमत का हिस्सा बने रहेंगे? जनाब खोड़ो साहब। जनाब आली, आप अभी शुरुआत है, अभी कोई हतमी बात नहीं हुई। आपको पता है कि मुख्तलिफ औकात कार में स्टील मिल का इशू रहा है। इमरान खान साहब के 3.5 साल हो या PDM के 16 महीनों हो, 5 साल की बात तो है ही है। इससे पहले भी स्टील मिल को एक पैकेज दिया जाता था। इस वक्त स्टील मिल बंद है, फंक्शनल नहीं है, उसकी चिमनी जल नहीं रही है, कुछ पैदावार नहीं हो रही, और बस खंडर खड़े हैं। बेल आउट पैकेज कोई मिलता तो हो सकता है उसका रिवाइवल हो जाता। बेल आउट पैकेज होता तो किसी को जिम्मे दिया जाता कि जी उसकी देखभाल कर सके। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आउटसोर्सिंग का, वो कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि आउटसोर्सिंग भी हो सकती है। बात तो है स्टील मिल की, वो स्टील मिल जो पाकिस्तान की है, नाम है उसका पाकिस्तान स्टील। उसका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहा जाता कि जी पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। लेकिन मैं इस हकीकत से कैसे आंखें चुराऊं कि जो मुझे पता है कि स्टील मिल अभी इस वक्त बंद है, उसके 2-4 हज़ार मुलाजमीन बाकी रहे हैं, उनको तनख्वाह भी मिल रही है। अब स्टील मिल को चलाना है तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कोई हुकूमत अपने सर पे ले ले, चलाना शुरू कर दे, आउटसोर्स कर दे, चलाना शुरू कर दे। स्क्रैप में बेचना ये बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि पाकिस्तान ने स्टील मिल लगाई और स्क्रैप में उसको बेचा गया। जी, ये वर्केबल है। मैं आपको सिर्फ इतना कमेंट करके आगे बढ़ता हूँ, दूसरे मौजू पे जाता हूँ कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है जिसने कायमा कमेटी में जाके कहा है कि आज हमें दे दें 100 अरब रुपया सालाना हमसे ले लें। ये बाकायदा असेंबली में कहा गया, मगर आपकी बात बिल्कुल पॉजिटिव है कि इसे हमें स्क्रैप करके नहीं भेजना चाहिए। मोहम्मद साहब, एक मुश्किल वक्त है आपके लिए, और इस वक्त जो गवर्नमेंट इन प्लेस भी आई है उसमें हमने देखा है कि बड़ा वाइजली PPP ने एक डिस्टेंस भी रखा और अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए कुछ अंदर भी आए आईनी ओहदों तक। अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोई नज़र नहीं आ रहा किसी लेवल पे एक्सेप्टेंस आपकी, बल्कि जो गवर्नमेंट कैबिनेट में है वहाँ भी जो बड़े अहम मोहरे हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून के नहीं बताए जा रहे। तो हाउ डू यू सी एंड लुक एट द फ्यूचर ऑफ PTI आने वाले दिनों में? जनाब मोहम्मद साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक कमेंट कर लेता हूँ स्टील मिल पे। अगर आप स्टील मिल को देखें, स्टील मिल मेरे ख्याल में 2010 तक या 9-10 तक वो प्रॉफिट में थी, उसके बाद वो लॉस में जानी शुरू हो गई। और अगर आप उस लिहाज से
दो तीन इदारे हैं, पीटीवी हो गया, पीआईए हो गया, स्टील मिल हो गया, इस किस्म के इदारे जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, उनको अगर आप देखें तो इनका बेसिक प्रॉब्लम एक ही है, इनके अंदर पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं और जहां एक बंदे की जरूरत थी वहां 50 बंदे डाले गए हैं और उस वजह से ऑब्वियसली नहीं हो सकता। मैं समझ नहीं आती कि एक स्टील मिल जो प्राइवेट स्टील मिल है वो बनी जा रही है, हो ही जा रहा है। मतलब आप देखिए घर की स्पीड से बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, हर जगह पे पुल बन रहे हैं, हर जगह पे आपको स्टील की जरूरत है, हर जगह पे सरिये हैं। लोगों ने पता नहीं पाकिस्तान की स्टील मिल बेच के सऊदीया में स्टील मिल खोल ली, वो बेच के पता नहीं कहाँ करके अरबों रुपए खरबों रुपए बना लिए। पाकिस्तान के स्टील मिल को कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें अगर आप जरा गौर से जाके खरीदे तो आपको पता चलेगा कि इसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अब आ जाती है बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है पीपल्स पार्टी क्यों इस हुकूमत में शामिल नहीं हो रही? क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है ही नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो हार गई थी, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, उनके तो टोटल 17 सीटें नहीं है। उनको तो अब ये जैसे मोहसिन नकवी को लाकर कर दिया है, जैसे आपने बाकी लोगों को लाकर कर दिया है, ये सारे तो वो लोग हैं जो कि सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिनको उसूलन इस किस्म की पोजीशंस में आना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपने केयर टेकर गवर्नमेंट को आपने मना किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो आगे नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, जो ये प्रोविंस में जा रहा है, जो प्रोविंस वाला है वो फेडरल में आ रहा है। खोड़ो साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूं फिर आपकी बात कीजिए। खोड़ो साहब। सर, मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि जी 2010 तक वो प्रॉफिट में जा रही थी, फिर नुकसान में जाना शुरू हो गई बात, ओवर स्टाफिंग होगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कितने मुलाजमीन को निकाले जा चुका है। अभी सिर्फ 2 या 3 हजार मुश्किल से मुलाजमीन हैं जिनको शायद तनख्वाह मिल रही है। अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि स्टील मिल चल नहीं रही, लेकिन हम तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन मैं साईं को ये बताना चाहता हूं कुछ, एक मिनट, मैं साईं को याद दिलाना चाहता हूं जी प्लीज। 2018 की इलेक्शन कैंपेन थी, इमरान खान साहब खुद स्टील मिल वाले वर्करों से जाके मिले थे, जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉमिस है आपके साथ में स्टील मिल चला के दिखाऊंगा, और वो भूल गए 3.5 साल। अब किसी और पर डालना बड़ी आसान चीज होती है, लेकिन आपके पास मौका था कि जी पाकिस्तान का स्टील मिल है, दुनिया को चाहिए, मुल्कों को चाहिए, स्टील मिल चाहिए होती है, हैवी इंडस्ट्री है। मैं 3.5 साल में आपको क्या पूछ सकता हूं कि भाई इमरान खान साहब इसको भूल क्यों गए? बहुत कुछ था उनके पास, कह रहे थे कि मईशत भी बड़ी अच्छी जा रही है, ग्रोथ रेट भी बहुत दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे, जहां इतना कर्जा भी ले रहे थे। तो ये स्टील मिल याद क्यों नहीं आई इमरान खान साहब को 3.5 साल में कि अब दूसरों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है? मोहम्मद साहब, हुकूमत को गाली देना आसान चीज है। बड़ा वैलिड सवाल है खोड़ो साहब का जी। मैं इनके वैलिड सवाल का जवाब देता हूं। इमरान खान ने तकरीबन, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों को डाउनसाइज किया था और उस लिहाज से इसको करने की कोशिश कर रहे थे। ये याद रखें कि दीज आर जो चीजें आपने 1 दिहाई और 1.5 दिहाई से आपने उसका सत्यानाश मारा हो, आपका मतलब है वो आप एक स्टील मिल नहीं लगाएं, आपका मतलब है वो 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5, और उसमें भी 1.5 साल आप ये याद रखें कि 1.5 साल कोविड का था। इन सब चीजों के बावजूद आप समझते हैं कि वो अगर हम 3.5 साल में 1.5 साल निकाल दें तो वो तो हार्डली 1.5 साल। मोहम्मद साहब इस पे कंसेंसस कर लेते हैं, जो खोड़ो साहब ने कहा मत, ये बहुत बड़ा असासा है, मैं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकता हूं। कल मेरे साथ जनरल कयूम थे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी बन सकती है। लक्ष्मी मित्तल से खरीदना चाहता है, लक्ष्मी मित्तल तो, लेकिन हम चला नहीं रहे कोई भी गवर्नमेंट। जी मोहम्मद साहब, देखिए इस तरह ये होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई चीज, कोई इस किस्म का जो एंटरप्राइज होता है वो जब नहीं चलता ना, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कुड बी द ओनली सोल्यूशन। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद प्राइवेटाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप जैसे अभी कहा हुआ है कि बाज पाकिस्तानी जो है वो उसको चला लेंगे, कंसोर्शियम मिलके चला लेंगे, कोई और करके कर लेंगे। यू डोंट हैव टू रियली गिव इट टू कोई फॉरेन, उसको करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी लोग भी चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ शर्त ये है कि जब इसको गवर्नमेंट के निकाल लो ताकि ये लोग अपनी भर्तियां ना कर सके। ये जो एक्स्ट्रा भर्तियां हैं उसको असल में तो उन चीज ने तबाह किया है। सर, मैं यहाँ पे आपसे इजाजत चाहूंगा सिर्फ एक फिक्रे के साथ। यहाँ भर्तियों का इशू नहीं था, यहाँ टैरिफ नीचे किए गए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और जो मकामी थे उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया। मगर बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का, हमने रोशनी डाली बहुत सी चीज़ों पे। निसार अहमद खोड़ो साहब थैंक यू वेरी मच, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बड़े प्रेसिंग इशू हैं, पॉलिटिकल भी और इकनॉमिक भी, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है PMLN के मरकज़ी रहनुमा जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आप से मेरा पहला सवाल ये है कि एक कैबिनेट रिसेंटली बनी है, उसमें कुछ बड़े अनयूजुअल नाम भी आए हैं, और इसके साथ साथ एक और भी बड़ी बात हुई, जो बड़े अहम लोग आपकी तरह साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट और बड़े लॉयलिस्ट रहे हैं PMLN के साथ, तो उन्होंने भी वजारत लेने से इनकार किया है कि आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे, ये किस किस्म की सूरत अहवाल है? जनाब आसिफ किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काजी साहब मोहतरम फॉर हैविंग मी इन योर शो। यू वेलकम सर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये काबीना जो है मेरी भी समझ से बालातर है, क्योंकि इसमें कुछ तो अजनबी लोग हैं और कुछ इसमें रिटायर्ड लोग हैं, कुछ इसमें जो हैं वो गैर मुंतखब लोग हैं। तो मैं तो इसको एक समझूंगा कि एक डंग टपाओ किस्म की काबीना बनी है ये। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। और जैसे वो कहते हैं ना कि एक देसी और एक गैर मुल्की जो चाट मसाला एक उन्होंने बना दी है चाट एक। अब देखते हैं कि ये मईशत के लिए जूद है हजम साबित होती है या मईशत की और बदहजमी का बायस बनती है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए ये कुछ जो एक जो हाइब्रिड कह लें उसे, या कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी जो है, उसमें तो फिर ऐसा ही जो सेटअप है वो सामने आना था और वो आ गया है। अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और ये आज का नहीं मसला, मिडिल क्लास और गरीब का ये पिछले 75 सालों से मसला चला आ रहा है कि अमीर अमीर तर हुआ है, गरीब गरीब तर हुआ है। इस विशेष साइकिल को रोकना है। अभी तक तो ये विशेष साइकिल किसी से रुक नहीं पाया। अब देखना ये है कि ये जो एक नया तजुर्बा इस कैबिनेट के जरिए किया जा रहा है, क्या वो अवाम की तवक्कुआत पर और अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने और उनकी मुश्किलात और मसाइब में कमी का बायस बनेगा। We have to give them some time. अच्छा, नहीं वैसे तो डॉक्टर साहब चलें, ये तो अब सूबों में भी सूबों का मसला है और हम देख रहे हैं कि आपकी सूबाई हुकूमत अभी तक स्क्रीनों पर तो है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नीचे भी आएगी, वो बहुत तगो-दो और बड़ी कोशिश हो रही है। अच्छा, अब ये जो आप काबीना की बात कर रहे हैं, क्या एक वजह ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि उनके साथ बड़ी तवक्कुआत थी और ये वो आएंगे और ये एक मतलब बहुत बड़ा यानी एक बड़ा कार्ड था मुस्लिम लीग नून का, तो ही स्टेड अवे फ्रॉम दी, ये आ रही हैं बातें, तो क्या ये वजह भी हो सकती है क्योंकि मियाँ साहब ने गिव इन किया है, बड़े मियाँ साहब ने? मैंने सईद साहब मोहतरम काजी साहब, मैंने मियाँ साहब के साथ साल हर साल उनको जी पेशा, और मैं उनका काफ़ी हद तक मिजाज शनास हूँ, जैसे वो मेरे बारे में जानते हैं। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब आज का नहीं, हमेशा से वो वीकर या जो मखलूत हुकूमतों के हक में कभी भी नहीं रहे, और अक्सर वो फरमाया करते थे कि भाई इसमें स्पेस कम होती है काम करने की, इंसान डिलीवर नहीं कर पाता। तो जब तवक्को के बरक्स मैं समझता हूँ जो नताइज आए, एक स्प्लिट मैंडेट आया, उसमें मैं जितना उनको जानता हूँ उसमें नवाज शरीफ साहब अपने लिए कुछ वो स्पेस नहीं देख पा रहे थे जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा और उन्होंने अपनी फिर सारी तवज्जो जौन सी थी वो पंजाब पर फोकस कर दी कि भी चलो कम से कम यहाँ
वो उनकी रहनुमाई में जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो वज़ीर आला बने, क्योंकि मखलूत हुकूमतें जो होती हैं आप भी जानते हैं कि वो एक बैसाखियों पर होती हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग भी होती है, उसमें गैर ज़रूरी दबाव भी आते हैं, मुझे ये दे दो, मेरे ये चाहिए मुझे, एक बहुत मैंने ये देखी है चीज़ें। तो ये अवामिल थे। और जहाँ तक आपने ये फरमाया कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का हमारा स्लोगन यही था कि पाकिस्तान को नवाज दो। जी बिल्कुल। और उसके बाद पार्टी के लोग भी ये चाहते थे, अंदर ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब, और बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि, और ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी और लॉयलिस्ट लोग थे, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स, वोटर्स और अवाम जो उनके चाहने वाले, वो नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट जो से थे वो मैं समझता हूँ हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, और उसमें मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने मुनासिब समझा कि वो पीछे हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले भी इस किस्म की हुकूमत का PDM में की सूरत में तजुर्बा कर चुके हैं, और मियाँ साहब को चूँकि मखलूत हुकूमतों का सरबराही का तजुर्बा भी नहीं है, तो ये अवामिल थे मैं समझता हूँ। लेकिन उससे ये ज़रूर हुआ कि वोट बैंक, चूँकि इट बिलोंग्स टू नवाज शरीफ, वोट बैंक तो नवाज शरीफ का, ये तो बेशक आपकी पार्टी में ज़ाहिर है वही हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हैं। आसिफ सईद किरमानी साहब, आपके मुझे बुज़ुर्ग वालिद बुजुर्ग याद आ जाते हैं, तो फिर मैं उनका नाम भी बीच में ले लेता हूँ। हुजूर ये फरमाइए कि कुछ आपके बड़े लोग थे, मिसाल के तौर पर शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये वज़ीर यानी ख़जाना बने, हर चंद की जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो जैसे भी थी। मगर अब वो लोग भी ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि जनाब यहाँ तो हल्के खुलेंगे, और ये फिर क्या वही सियासत जो 2013 से हल्के खोलने और बंद करने वाली है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर में आपके कायद का हल्का खोलने की बातें अब TV पे लोग बरसरेआम कर रहे हैं। जनाब किरमानी साहब। जी मोहतरम कायद साहब, गुजारिश ये है कि ये बातें हो रही हैं, और इन बातों को तक़वियत उस वक़्त मिली, मैं समझता हूँ कि जब 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज ज़रा डिले से आना शुरू हुए, गैर ज़रूरी डिले हुई। पहले कुछ नताइज आ रहे थे, उससे कुछ और तासुर जा रहा था, उसके बाद जो डिले हुई और फिर रिजल्ट लेट आना शुरू हुए और काफ़ी दिनों तक आते रहे, उससे मज़ीद लोगों को शक व शुबात पैदा हुए। आया वो शक व शुबात दुरुस्त हैं या गलत, उसका फैसला तो जो प्रॉपर फोरम्स हैं, कहीं भी को हल्का अगर खुलता है, किसी का भी हल्का खुलता है, जाहिर है उसकी स्क्रूटनी अगर होती है तो वो प्रॉपर फोरम पर होगी। और अगर कहीं ऐसा हुआ है, कहीं भी, मैं किसी एक हल्के की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि अगर कहीं इसके, क्योंकि लोगों को शिकायत हैं, लोग जो हैं वो इस इलेक्शंस को वो एक मुतनाज़िया इलेक्शन समझते हैं, कुछ लोग उसको गैर मुतनाज़िया समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कौम को एक पेज पर लाने के लिए, इसकी तसल्ली तशफ़ी करने के लिए, और जो कैंडिडेट्स हैं जिनको शिकायत है, उनकी शिकायत का एक शफाफ और बड़े क्रिस्टल और क्लियर मैनर में वो होना चाहिए। जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। वरना मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह ये एक शोर शराबा रहेगा, और अवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, और ख़ुसूसन जिन लोगों के लिए, मोहतरम काजी साहब, जिन लोगों के लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, वो गरीब और मिडिल क्लास के लिए था। यहाँ बदकिस्मती से लीड कैप्चर हो गया। अब उस लीड कैप्चर में एक और जो फोर्स है जिसने रिटेलिएट किया है इस इलेक्शन में, वो आपका है पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, मिडिल क्लास का जॉबलेस यूथ। आप उससे डिस्कनेक्ट, अपने कनेक्ट नहीं कर पाए, डिस्कनेक्ट रहे उससे। तो मैं समझता हूँ कि इसका फिर फायदा जो है वो जाहिर है जो अपोजिशन है उसका ये काम है, वो जब देखेंगे कि कहीं वो जाहिर है जहाँ आग होती है वहीं धुआं निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि इलेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा क्लैरिटी लाते हैं। हमारी ये तवक्को थी कि ये इलेक्शंस जो हैं, ये सबकी तवक्को थी जिन्होंने लोगों ने वोट डाले सुबह से लेकर रात तक लाइनों में खड़े होकर, कि इलेक्शंस क्लैरिटी लाएंगे। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली कि ये इलेक्शन जोन से हैं, इन्होंने मोर एम्बिग्विटी, मोर कंफ्यूजन, मोर केओस सा क्रिएट कर दिया, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। अच्छा किरमानी साहब, मैं अभी ट्वीट्स देख रहा था मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, जिसमें उन्होंने इरशाद डार साहब के हवाले से कहा, शायद हम चला भी सकें, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो डार साहब का वज़ीर ख़जाना ना बनना है, इससे वो 16 माह
जो हैं उनकी परफॉर्मेंस सामने आती है। किरमानी साहब, आप क्या इत्तफाक करते हैं कि ये 16 महीने या अगर पिछली गवर्नमेंट जो थी यानी PTI की, वो अगर अपना दौर पूरा करती तो मेरे ख्याल में PMLN वाज पॉइज्ड टू विन मेजॉरिटी और ये सूरत हाल ना होती। डू यू एग्री? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, और नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शंस फौरी जाने के हक में थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 अप्रैल की, मई की, और मेरा उनसे राब्ता भी रहा लंदन में। तो मैंने उनको यही तजवीज़ दी कि फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए, और उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया। लेकिन फिर वो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ गए और उन्होंने धमकी दी, चले फाइन। लेकिन वो जब लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था, उसके बाद फिर हमें चाहिए था, एक और मौका मिला था कि हम उसमें इलेक्शन करा देते। तो यकीन कीजिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ इस वक्त नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते। लेकिन अब वो मौका हाथ से चला गया। जहां तक रह गई आपने डार साहब की बात की, देखिए मैं डार साहब एक मेहनती आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब हालात ऐसे थे उस वक्त, मिफ्ता इस्माइल को भी मैं क्रेडिट दूंगा, मैं वो शख्स नहीं हूं कि जो क्रेडिट ना दूं, जो जिसका है। मिफ्ता इस्माइल का भी, डार साहब का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी एक क्रेडिट जरूर है PDM की गवर्नमेंट में कि कम से कम मुझे एक डिफॉल्ट का मंत्रा था सुबह दोपहर रात, वो तो डिफॉल्ट से अल्लाह ताला की जात ने बचाया। लेकिन वो जो 16 महीने थे उसमें जो महंगाई आई और महंगाई का तूफान आया, उसने गरीब और मिडिल क्लास को कुचल के रख दिया, और उसका जो खमियाजा था वो मैं समझता हूँ फिर हमें इन इलेक्शंस में भुगतना पड़ा। तो ये हुआ जी सारा जो भी है। नहीं, अभी भी मैं अगर ये कहूँ कि जो भी हमारे मिनिस्टर बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, ब्लूमबर्ग और इंटरनेशनल जरीदे बड़ी तारीफ कर रहे हैं, औरंगजेब साहब जो कि बैंक के चीफ हैं और वो हमारे आ रहे हैं, वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और मैं देख रहा हूँ कि मोहतरम मरीम नवाज साहिबा जो है लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू डू समथिंग फॉर द पीपल्स ऑफ पंजाब। मगर जो फैसले सेंटर में होंगे, अगर बिजली की कीमत पंजाब में नहीं बढ़नी, बिजली की कीमत जो है या एनर्जी की कीमत तो वो उधर बढ़नी है, इम्पैक्ट पंजाब पे आना है। क्या गुजारिश ये है कि पाकिस्तान वेरी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक अनगवर्नेबल हो चुका है, और इसको एक तो गवर्नेबल बनाना है, पटड़ी पर दोबारा डालना है। अच्छा, दूसरा इसको लिवेबल भी रखना है कि ये रहने के काबिल भी तो रहे। अब उसमें अब ये जो कैबिनेट है, बिल्कुल मैं कहता हूँ चारों सूबों को और विफाक को बड़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अपनी वही 1.5 ईंट की मसाजिद खड़ी किए रखी, सूबा कुछ कह रहा है, विफाक कुछ कह रहा है, तो यकीन कीजिए अगला इलेक्शन जब भी आएगा, अगर अवाम के जो रियल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व ना किया गया, हमें इसमें से IMF के अंदर रहते हुए मोहतरम काजी साहब रास्ता निकालना है फॉर पुअर एंड द मिडिल क्लास। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अहम किरमानी साहब, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकूँ आपसे। एक सूबे में गवर्नमेंट है जो कि आप कह लें KPK में, तो उसके साथ इश्यूज़ की बजाय क्या बेहतर नहीं है कि इसमें जो है वो मिलजुल के चला जाए? ठीक है, आप पहले पंजाब में गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट थी, और सेंटर में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो ये तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में होता रहता है। तो क्या डू यू थिंक वी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस? काजी साहब, मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन हो गए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ एतराज़ात हैं वो दूर होने चाहिए, हल्कों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम चारों सूबों को, चाहे जिसकी मर्जी वहाँ हुकूमत है, और विफाक को, इनको एक पेज पर आना पड़ेगा। अगर ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में काम करना चाहते हैं, तो फिर इनको अपने अपने, जो मैंने पहले अर्ज किया कि अपनी अपनी स्पेस देनी होगी एक दूसरे को, और जो अवाम के रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में लोग फिर ये जो जमातें, जो पहले कौमी जमातें थी, आप देखें सुकड़ कर ये सूबे तक आ गई हैं, अगर इन्होंने वही अपने वतीरा कायम रखा तो मुझे खदशा है कि अगला इलेक्शन जब आएगा तो ये जो विफाक वन लास्ट क्वेश्चन, आपने बड़े पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड किया है, ये जिले तक महदूद होकर रह जाए। वन लास्ट क्वेश्चन, अभी जो सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े क्लोज हैं मियाँ साहब के, वो नैब के खात्मे की बात भी हो रही है, तो क्या कोई ऐसी लॉ मेकिंग है आपकी नज़र में आ रही हो?
देखिए, ये ऑलरेडी नैब के हवाले से पार्टी में काफ़ी अरसे से, आज की बात नहीं है, ये सोच पाई जाती है कि इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए और जो नैब है उसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए या सियासी इंतकाम का इदारा नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर ख़त्म भी हो जाए तो इसमें बुराई कोई नहीं, क्योंकि बाकी अकाउंटेबिलिटी के अदारे मौजूद हैं। अगर वो सही काम करते तो नैब की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन करमानी साहब ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट कि हमें मिल के करके इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकालना है, बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर हमने मुस्तकबिल। इसी पॉजिटिव नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आखिर में मईशत के हार्ड कोर इशूज़ पे बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मईशतदान साबिक़ वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आमतौर पर मैक्रो इकनॉमिक इशूज़ करता हूं, मगर आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, दो सवाल करूंगा आपसे। पहला ये कि इस रिपोर्ट में कहा गया, और ये आमतौर पर बिजनेस एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है ये अखबार, ये कह रहा है कि ये जो स्टील रीबार मैन्युफैक्चरिंग है, पोल्ट्री है, ये इन्होंने जो लोन ले रखे हैं जो तकरीबन 1 ट्रिलियन के बनते हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस। स्टेटली मतलब ये है कि ये डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता करने की पोजीशन में। 3 वजूहात भी उन्होंने बताई हैं। इज़ दैट राइट कि जनाब चूँकि प्रॉपर्टी गिर गई है तो उधर से भी उन्हें इनकम नहीं आ रही, एनर्जी महंगी है, सेल्स गिर गई हैं, तो ये क्या एक मिलियो या क्लाइमेट बन रहा है इकनॉमिक? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे परेशान कुन बात जो है वो ये है कि आपका जो सनती पैदावार है, जिसे हम क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, पिछले साल उसमें 10% कमी आई थी और इस साल पहले 6-7 महीने में कोई इजाफा नहीं है। तो हमारा जो सनती शोबा है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हुआ है। एक तो हमने जो दरामदाद में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल लगाए हुए हैं, उसके नतीजे में इनपुट्स जो हैं वो मुश्किल से मिलते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्शन मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ जब मुल्क में कौम में आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है लोगों के, तो डिमांड में इजाफा नहीं हो रहा है। तो अब बात यह है कि इसके नतीजे में जिस तरह की बात की गई है, सबसे बड़ा फैक्टर जो है डिमांड ना होने के अलावा वो है आपके सरे सूद का लेवल 22 से 24%। ये उन हालात में इस तरह का कॉस्ट बेयर करना तकरीबन गैर मुमकिन सा होता है। आजकल के हालात में तो वाज़े तौर पर ये बोझ बेपनाह ज़्यादा है। और साथ साथ आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में आपने बिजली और गैस के जो निर्ख हैं उनको इतना बढ़ाया, गैस के निर्खों को तो 500% बढ़ाया है। नतीजा ये है कि बैड लोन्स, बैड डेट का पैमाना जो है हमारे कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इस वक्त तो बैंकों ने बड़े पैसे बनाए हैं, इसलिए कि उनका जो गवर्नमेंट के लोन जो बॉन्ड खरीदते हैं उस पर उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। मगर एक वक्त खुदा न खास्ता आएगा जब बैड लोन्स की वजह से बैंक्स बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है, बड़ा पॉपुलर स्लोगन रहा है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, और यही इसी हुकूमत का भी माटो है। कल 1-2 दिन पहले शकील रामे साहब का मैंने प्राइवेटाइजेशन पे एक आर्टिकल देखा जिसमें बड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उन्होंने इसको कहा कि कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो सरकार के पास भी होनी चाहिए ताकि हम वो रकम कमा सकें। अब ये ना हो कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो भी हमें बारो करना पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर मैं स्टील मिल के हवाले से कह रहा हूँ, जिसने अपने आखिरी 3 अच्छे सालों में 2004 तक 18 अरब रुपया दिया था इस कौम को। हाउ डू यू लुक एट दिस इशू? ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको आप क्या देखते हैं? वाज इट अ फेल्ड एक्सपीरियंस या गलत तरीके से किया गया? बात दरअसल ये है कि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके के इदारे मौजूद हैं। एक तरफ जो काफ़ी पायदार और माशाल्लाह
अच्छे प्रॉफिट्स देने वाले इदारे हैं, जिसमें आपका OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर आपके PSO वगैरह। एक ज़माने में PSO बहुत प्रॉफिटेबल था, PSO भी मुश्किलात में फंस गया है। और कुछ बैंक्स हैं आपके, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। तो ऐसे कुछ इदारे हैं हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, मगर ज़्यादा मेजॉरिटी जो है इदारों के स्टेट ओन्ड जो हैं उनमें लॉसेस बहुत बढ़ गए हैं। और आपको शायद सुन के कुछ हैरत होगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग इदारा है हमारे पब्लिक सेक्टर में वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी है। बहुत कम लोगों को शायद इसका इल्म हो। तकरीबन 170 अरब का लॉस है उसका। फिर आप अपने जो 10 डिस्कोज हैं उनको मिला लें तो उनका जो कंबाइंड लॉस है, जिसमें से 9 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं, तकरीबन 450 से 500 अरब बन जाता है। अब देखिए जो इशू है वो ये है कि जहां आप अगर किसी सेक्टर में एक ही बड़ा इदारा हो सकता है तो वो एक तरह से जिसे हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोली है। नेचुरल मोनोपोली अगर आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो बेतहाशा उसमें से इस्तेसाल करके प्रॉफिट्स बनाएंगे। तो जो नेचुरल सर आप एक्सप्लेन करेंगे नेचुरल मोनोपोली मींस फॉर अ कॉमन मैन? नेचुरल मोनोपोलीज ये है कि एक सेक्टर है जिसमें आपको एक ही इदारे से आप काम चला सकते हैं, इसलिए कि उसमें जो आपका कॉस्ट है वो जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ता है वो कम होता जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं। ठीक। तो एक ज़माना ऐसा था कि जब ख्याल ये था कि हमारे जो एयरलाइंस हैं जिसमें PI एक नेचुरल मोनोपोली था उस वक्त, मगर अब दूसरे इदारे आ गए हैं। देखिए ना, आपका एयर ब्लू है, फिर आपके मुख्तलिफ और इदारे हैं। तो अब आप जो है PI को प्राइवेटाइज ज़रूर करें, मगर उस वक्त जब PI एक नेचुरल मोनोपोली था और एक ही इकलौता एयरलाइन था पाकिस्तान में, तो उसको हमें गवर्नमेंट के डोमेन में रखना इसलिए पड़ता था, वरना एक्सेसिव प्रॉफिट्स बनाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया मौजूद है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। पाकिस्तान हैज टू फॉलो अ मिक्स्ड पॉलिसी। जो इदारे बहुत ही इनएफिशिएंट हैं और जहां आप देख रहे हैं कि लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जरूर सोचना पड़ेगा। अच्छा, 2 बातें। एक तो मैं नए वज़ीर ख़जाना साहब को जो वेलकम कहा है ब्लूमबर्ग ने, उस पर आऊँगा, मगर साथ एक ज़िमन सवाल इसी से जुड़ा हुआ। एक शिकायत ये भी है कि हम मुनाफे को प्राइवेटाइज करते हैं और नुकसान को नेशनलाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमने किया वो फेलियर था। कहा जाता है, डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं 100 हमने की, अगर नेशनलाइज अपना प्राइवेटाइज की तो 90 बंद हो गई, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। डू यू एग्री विद दिस? ये हुआ। और सेकेंडली, जो नए हमारे बड़े टॉप के बैंकर आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ही इज़ इक्वल टू द ओकेजन? देखिए, आपके दूसरे सवाल पर नामुनासिब होगा मेरा किसी शख्स पे कमेंट करना। बस हमारी दुआ यह है कि वो कामयाब हों, इसलिए कि उनकी कामयाबी मुल्क की कामयाबी है और इस वक्त हमारे पास फेलियर की गुंजाइश नहीं है। उनको अपने साथ एक मुनासिब टीम बनानी चाहिए और आगे बढ़े। हम सबकी दुआ उनके साथ है। दूसरी तरफ जो नेशनलाइजेशन वगैरह की बात की गई है, तो बात दरअसल ये है कि आपके जो 85 इदारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उसमें से तकरीबन 2/3 से ज़्यादा लॉसेस में। वाकई एक बात साबित हो चुकी है कि नेशनलाइजेशन या नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो वक्त के बाद तकरीबन सब फेल हो जाना शुरू हो जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये कि हम इन इदारों को रोज़गार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बेशुमार एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, जो कि इनएफिशिएंसी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जो आपके जो मैनेजमेंट है, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, वो दूसरे तरह के फ़ायदे उठाते हैं और उसके नतीजे में भी नुकसान बढ़ता जाता है। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हमें सोच समझ के मुख्तलिफ क्राइटेरिया को साइंटिफिकली अप्लाई करके डिसाइड करना चाहिए कि
कि इस क्राइटेरिया पर कौन से इदारे हमें आगे चलकर सोचना चाहिए कि उनको प्राइवेटाइज करें और कौन से इदारों को हमें सोचना चाहिए कि उनकी मैनेजमेंट और हालात को बेहतर करें, और तीसरा जो है कौन से इदारे ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में कामयाबी से काम करते रहें। ये सारा काम हो जाना चाहिए था पिछले 2 साल में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ है, और अनकरीब IMF आप पर बहुत प्रेशर डालेगा कि आप यही तरह की जो एनालिसिस है और पॉलिसी जो बनाएं वो वाज़े तौर पर मुकम्मल करके इम्प्लीमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली गवर्नमेंट में भी जो थे बानी PTI वो भी कहा करते थे कि जी पेंशन एक बहुत बड़ा लैग है और IMF की तरफ से भी प्रेशर है, मगर बेशुमार ख़ानदान हैं जिन्होंने 40-50 साल दिए इस मुल्क को और उनकी सब्सिस्टेंस वही है। ये जो प्लान नया आ रहा है जिसके खदोखाल तो वाजे नहीं हुए, आप कैसे देखते हैं? ये क्या करेंगे? कोई फंड बना देंगे, क्या करेंगे, या बिल्कुल ही महरूम भी हो सकते हैं इससे जो हमारे एम्प्लॉइज या ओल्ड और बुज़ुर्ग लोग हैं रिटायर्ड? बात दरअसल ये है कि आप अगर हमारे सिविल जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं और मिलिट्री के जो एम्प्लॉइज़ हैं, फेडरल लेवल पे जो पेंशन दी जाती है अब तो वो बढ़ के तकरीबन 800 अरब से ज़्यादा जा चुकी है। दूसरी तरफ आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो कंबाइंड पेंशन जो कॉस्ट आ रहा है वो तकरीबन 1000 अरब तक पहुंच चुका है। तो आप सब मिला लें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया है, 1800 अरब। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको किस तरह सस्टेन करें। एक हैरत अंगेज पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई बहुत साल पहले, कहीं भी किसी भी पेंशन के निज़ाम में एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है और फिर मैचिंग कंट्रीब्यूशन होती है इदारे। पाकिस्तान में कभी ये हमने फॉलो नहीं किया और जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन उनका है। अलबत्ता रिटायरमेंट के बाद वो फुल पेंशन लेते हैं और पेंशन का निज़ाम इस तरह बनाया गया है, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने लिए बनाया कि ना सिर्फ उनको बट उनके बच्चों को, और हो सकता है उनके बच्चों के बच्चों को भी मिलता हो। तो ये निज़ाम बिल्कुल ही फेल हो चुका है, येट अनदर फेलियर। इसको ठीक करना है। पेंशन रिपोर्ट आ चुके हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट ग्रुप्स ने इस पे काम किया है। सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको ऊपर के लेवल सर आपको कोशिश करना है कि निज़ाम को ठीक करें, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऊपर टॉप के जो है 22 के या ऊपर जो हमारी इवन जुडिशरी में वहाँ बड़े हाई रेशोज़ हैं पेंशन के, मगर नीचे जो क्लर्क्स हैं, जो पैटी जैसे आप कह रहे हैं लोग हैं नीचे, वो तो बिल्कुल ही, पहले इतनी बेरोज़गारी है तो किसी ऐसी से फिर कोई पॉलिटिकल इकॉनमी का मसला ना हो जाए, कोई सियासी मसला ना बन जाए अगर एकदम से, क्योंकि पहले ही आप देख रहे हैं रोज़गार नहीं है या डिविंडल हो रहा है। देखिए बात यह है कि मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पर इंडिविजुअल कॉस्ट आती है ग्रेड 17 के ऊपर के लोगों का, वो हमारे ग्रेड 1 to 16 के लोगों से 6-7 गुना ज़्यादा होता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है सैलरी डिफरेंसेस। तो पहले तो आपको सैलरी में जो डिफरेंशियल्स हैं उनको देखना चाहिए ताकि आगे चलकर ये रिफ्लेक्ट हो पेंशन्स में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट to the judiciary, superior judiciary, they are not only getting good benefits and pensions, but they're also exempt from taxes. तो ये एक बहुत हमने स्पेशल प्रिविलेज अपने सुपीरियर जुडिशरी को दिया हुआ है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को मिलता है और किसी और को नहीं। सर एक क्विक आखिरी सवाल ये फरमाइए कि आपकी रिपोर्ट को रिफर कर रहा हूँ कि $23 बिलियन का भी आपकी रिपोर्ट UNDP की आई, 17 बिलियन की भी आई। कांट कोई वहाँ से कोई एक चंक ले के नीचे लोगों का मजीद सुख बर्बाद करने से बच सकते हैं इफ़ वी हैव द विल? 100% वक्त आ गया है। जी जी। You have to combine progressive reforms with relief to the poor. Believe me, आपको मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस बात का इतना दुख है कि इस वक्त हमारे मुल्क में
जो बेरोजगार और बेकार नौजवान का नंबर है वो बढ़ बढ़ के इस वक्त 2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। खुदा के लिए आपको अपने निज़ाम को ठीक करना है, बचाना है। और अब वक्त आ गया है कि जो शुरफा हैं जिनको बेशुमार आपने फ़ायदे दिए हुए हैं उनको काफ़ी हद तक कम करें। और फॉर एग्जांपल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का साइज कम से कम 2 गुना होना चाहिए। यूथ की एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ट्रेनिंग स्कीम्स बहुत बढ़ने चाहिए। बिलीव मी, खतरा मौजूद है, द सिस्टम बिगिनिंग टू ब्रेक डाउन। डॉक्टर साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, और हमेशा आपकी राय जो है हमें कोई रास्ता आगे दिखाती है, मगर जो देखने वाले और अमल करने वाले हैं उन्हें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।